सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, अव्यय या अविकारी शब्द। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे तथा उसके कितने भेद होते हैं और उसके क्या क्या उदाहरण हैं उसके बारे में जानेंगे तथा आज का जो हमारा गृह कार्य है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, पाठ 10 है हमारा अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय, जिसे हम अविकारी भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण समझाऊंगी। कछुआ धीरे धीरे चलता है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, अहान और ईशा खेल रहे हैं, अरे चोट लग गई। अब आप इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, धीरे धीरे, के बाहर, और अरे, ये शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। इनका रूप हमेशा कैसा रहता है? एक समान रहता है। कैसा है? एक समान रहता है। हम जानेंगे अविकारी शब्द की परिभाषा। इसकी परिभाषा है बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी तरह का विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी तरह का विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिस तरह विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं, उसी तरह अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अभी आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल बनाई हुई है जिसमें विकारी शब्द लिखे गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लिखे गए हैं अविकारी शब्द। तो पहले हम विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विकारी शब्द है बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी तरह का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्दों में हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम इसे चित्र के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला है घोड़ा तेज दौड़ता है, अध्यापिका सुंदर लिखती है, मंथन यहाँ आओ, दूध वाला सुबह आता है। बच्चों, इन वाक्यों में आप रंगीन शब्द देख रहे हो, तेज, सुंदर, यहाँ, सुबह। अब ये क्या कर रहे हैं? ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि इस वाक्य में आप देखो घोड़ा तेज दौड़ता है। अब दौड़ता है क्रिया है, अब कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता बताई गई। इसी तरह अध्यापिका सुंदर लिखती है, अध्यापिका कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। लिखती है क्रिया है, कैसा लिखती है? सुंदर है, तो यहाँ उनकी विशेषता बताई गई। इसी तरह मंथन यहाँ आओ, मंथन कहाँ आओ? मंथन यहाँ आओ, आओ क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? यहाँ। इसी तरह दूध वाला सुबह आता है क्रिया है और सुबह तो यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण की परिभाषा है बच्चों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी आपने उदाहरण के माध्यम से समझा ना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले हम स्थानवाचक के बारे में जानेंगे। स्थानवाचक की परिभाषा है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान की सूचना मिलती है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे चारों ओर,
बाहर, ऊपर, के नीचे, आगे, यहाँ, वहाँ आदि। उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छे से समझेंगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यात्री पेड़ के नीचे सोया है। अस्पताल आगे है। तो बच्चों, स्थानवाचक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया पर हम कहाँ प्रश्न पूछेंगे? क्या पूछेंगे? कहाँ। तो जो प्रश्नवाचक शब्द है, जब हमें उत्तर मिलेगा तो वो शब्द हमारा कहलाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, उत्तर मिलेगा बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये बाहर जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। और कौन सी क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह यात्री पेड़ के नीचे सोया है। प्रश्न करेंगे यात्री कहाँ सोया? पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर जो नीचे शब्द है वो भी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 है बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसे काल को और क्या बोलते हैं हम? समय। इसकी परिभाषा है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले, यानी कि जब क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है, तो वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, 2 दिन, आज, अभी, रोज, सदा, जब, तक, हमेशा आदि। उदाहरण है मैं दिल्ली से आज आया हूँ। अब यहाँ पर आया हूँ क्रिया है और कब आया हूँ? आज आया हूँ। तो यहाँ पर समय का पता चल रहा है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में 2 दिनों से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर 2 दिनों क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज व्यायाम करता हूँ। तो रोज शब्द क्या है यहाँ पर? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है बच्चों हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की रीति यानी कि तरीका बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे लगातार, धीरे, अचानक, तेज, ध्यानपूर्वक, जल्दी आदि। उदाहरण है वह लड़का तेज दौड़ता है। उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा। वह धीरे धीरे लिखता है। इसकी पहचान हमें बच्चों कैसे होती है? जब हम कैसे प्रश्न करते हैं। जैसे वह लड़का कैसे दौड़ता है? उत्तर मिलेगा तेज। तो तेज यहाँ पर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह उसने कैसे पत्र पढ़ा? उत्तर मिलेगा उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा। तो यहाँ ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह कैसे लिखता है? वह धीरे धीरे लिखता है। तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमें इसकी पहचान कैसे हुई? जब हमने यहाँ पर कैसे से प्रश्न किया और हमने उसकी रीति यानी कि उसका तरीका जाना। अगला है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा यानी कि नाप तोल संबंधी जानकारी मिलती है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी, कम, काफ़ी, आधा, लगभग, खूब, बहुत, अधिक, बिल्कुल, इतना, ज़्यादा, उतना आदि। उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे इसे। जैसे गिलास में दूध आधा भरा है। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर बोलना क्रिया है और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है ना। तो ये ज़्यादा जो शब्द है वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह भरा है। अब भरा क्या है? क्रिया है। कितना भरा है? आधा भरा है ना। तो यहाँ पर जो आधा शब्द है वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों? जब हम प्रश्न करेंगे कितना और जो भी उत्तर मिलेगा वो शब्द क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आपका प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसके आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दूसरा है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आपने क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखने हैं और एक एक उदाहरण लिखना है उनका। अगला है ग
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की किस विशेषता को बताते हैं? तो ये आपने अभी पाठ में पढ़े हैं, उसी आधार पर आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों में आए रेखांकित क्रिया विशेषणों के भेद लिखिए। अब यहाँ पर आपने ये क्रिया विशेषण रेखांकित किए गए हैं, ये शब्द, इनके आपने भेद लिखने हैं। पहला है मैं दिल्ली कल जाऊंगी। अब कल से हमें समय का पता चल रहा है, तो ये क्या आएगा? काल वाचक। दूसरा है घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो प्रश्न है कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? कौन सी क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। अगला है चाय का प्याला नीचे रखा है या नीचे रख दो। नीचे शब्द क्या है यहाँ पर? स्थान, क्योंकि यहाँ पर हमें स्थान का पता चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? स्थानवाचक। बिल्ली चुपके से दूध पी गई। क्या है? बिल्ली चुपके से दूध पी गई। अब यहाँ पर भी चुपके से, तो यहाँ पर रीति का पता चल रहा है, उसके तरीके का पता चल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? रीतिवाचक। अगला है पानी तेजी से बरस रहा था। अब यहाँ पर भी क्या पता चल रहा है? तेजी से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रीतिवाचक। क्या लिखेंगे? रीतिवाचक। इस प्रकार आपने इस प्रश्न को किया। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण शब्दों को उनके सही शीर्षक के नीचे लिखिए। ये क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनको हमें रीतिवाचक है या कालवाचक है, परिमाणवाचक है या स्थानवाचक है, उनके नीचे लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तेज। तेज को हम क्या लिखेंगे? रीतिवाचक के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हमने तेज शब्द को रीतिवाचक के नीचे लिखा। अब इसमें और ढूंढेंगे रीतिवाचक कौन कौन से हैं? ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक को भी हम रीतिवाचक में लिखेंगे। अगला है आपका और क्या क्या है रीतिवाचक में? अचानक। तो हम अचानक को भी रीतिवाचक में लिखेंगे। अब हम ढूंढेंगे कालवाचक कि कालवाचक कौन कौन से हैं। काल यानी कि समय का किससे पता चल रहा है? तो कालवाचक कौन सा है हमारा? अभी। तो इसमें भी हमें समय का पता चल रहा है, अभी लिखेंगे। उसके बाद कालवाचक में और शब्द क्या है? सदा। तो हम सदा को लिखेंगे। इसके बाद आता है बच्चों आपका कल। तो कल भी क्या है? कालवाचक। तो यहाँ हम कल लिखेंगे। ठीक है। रीतिवाचक में क्या क्या लिखा हमने? तेज, ध्यानपूर्वक, अचानक। कालवाचक में क्या लिखा? अभी, सदा, कल। अब हम यहाँ लिखेंगे जो जो परिमाणवाचक शब्द दिए गए थे। परिमाणवाचक में क्या होता है? जब उसकी मात्रा का पता चलता है, तो वो क्या है? कौन से शब्द हैं? थोड़ा। थोड़ा भी किस में आता है? परिमाणवाचक में। अगला है अधिक। अधिक लिखेंगे हम। और अगला शब्द है हमारा बहुत। तो ये क्या है? सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक। अब स्थानवाचक के शब्द हम ढूंढेंगे। स्थानवाचक के हैं दाएं। दाएं शब्द क्या है? स्थानवाचक पता चल रहा है इसके स्थान का। अगला है बाहर। तो बाहर भी क्या है? स्थानवाचक। और नीचे। नीचे क्या है? स्थानवाचक। तो यहाँ पर हमने लिखे परिमाणवाचक शब्द ढूंढ के थोड़ा, अधिक, बहुत। स्थानवाचक वाले दाएं, बाहर, नीचे। नंबर 2 है अव्यय का भेद। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा है बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। एक बार दोबारा पढ़ते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे इसके, घर के सामने विद्यालय है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, मेज के नीचे बिल्ली है। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द है के सामने, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये शब्द एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से आपस में संबंध बता रहे हैं। जैसे घर और विद्यालय का संबंध किसने बताया? के सामने शब्द ने, तो के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, अब यहाँ पर पेड़ और बंदर का आपस में संबंध बताया के ऊपर शब्द ने। मेज के नीचे बिल्ली है, मेज और बिल्ली इन दोनों का आपस में संबंध किसने बताया? किस शब्द ने बताया? के नीचे। तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। क्या कहलाएंगे ये? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग बच्चों 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है परसर्ग रहित। परसर्ग जो आप विभक्तियां लगाते हैं उसे परसर्ग कहते हैं। जैसे कारक की विभक्तियां थी के, लिए, ने, से, तो इसी तरह ये क्या है? परसर्ग रहित, यानी कि इसमें परसर्ग नहीं लगाया। मित्रों सहित, आजन्म आदि। जैसे वह मित्रों सहित बाजार जाएगा। दूसरा है परसर्ग सहित, यानी कि परसर्ग के साथ, मकान के पीछे, दुकान के आगे आदि। मेरे मकान के पीछे मंदिर है, के पीछे, तो ये जो के पीछे दिया गया है ये क्या है? हमारा परसर्ग है। अगला आता है बच्चों ग दोनों प्रकार से। फोन द्वारा, पत्र के द्वारा आदि। उसने फोन द्वारा मुझे सूचित किया, उसने पत्र के द्वारा मुझे सूचना दी। अब यहाँ पर दोनों के द्वारा किसका प्रयोग किया गया है? संबंधवाचक अव्यय का। फोन के द्वारा भी सूचना दी और पत्र के द्वारा भी सूचना दी, तो दोनों प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का संबंध बोधक का अभ्यास कार्य हल करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं वाक्य, दीपा के बाद गीता ने गाना गाया। तो यहाँ पर दीपा संज्ञा शब्द है, गीता भी संज्ञा शब्द है, और इन दोनों के बीच का संबंध किसने बताया? के बाद। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे संबंध बोधक में? के बाद। अगला है, मेज के ऊपर जग रखा है। अब मेज और जग इन दोनों का आपस में संबंध किस शब्द ने बताया? के ऊपर। तो यहाँ हम लिखेंगे के ऊपर। अगला है, गौतम अपने मामा जी के साथ रहता है। गौतम अपने मामा जी के साथ रहता है, तो गौतम और मामा के बीच का जो संबंध है किसने बताया? अपने शब्द ने बताया। तो अपने क्या है यहाँ पर? संबंध बोधक। अगला है, रेणु अध्यापिका के लिए फूल लाई। अब रेणु अध्यापिका के लिए फूल लाई, तो यहाँ पर अध्यापिका और फूल इसका संबंध किन शब्दों ने बताया? के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के लिए। अगला है अंग है, हमारे घर के पास बहुत अच्छा बाजार है। हमारे घर के पास बहुत अच्छा बाजार है। तो अब यहाँ पर घर और बाजार के बीच का जो संबंध है वो किसने बताया? के पास। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? के पास। ठीक है। अगला शब्द हमारा जो प्रश्न है वो है, कोष्टक से उचित संबंध बोधक शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ठीक है। तो पहला क्या है आपका? परिश्रम सफलता नहीं मिलती। परिश्रम क्या आएगा? के साथ या के बिना? तो हम क्या लिखेंगे? के बिना। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। अगला है, पिताजी दीदी भी आई हैं। के साथ या के अंदर? तो क्या आएगा? के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे के साथ। ग है, हमारे घर बैंक है। की ओर या के पास? क्या आएगा बच्चों?
हमारे घर की ओर या के सामने, तो की ओर या के सामने, तो हमारे घर के सामने तो क्या आएगा? बैंक है। मेरे स्कूल मंदिर है, के ऊपर या के पीछे, है ना? तो मेरे स्कूल के ऊपर तो मंदिर होगा नहीं, तो क्या आएगा? मेरे स्कूल के पीछे मंदिर है। अगला है पिताजी माताजी भी जाएंगी, के साथ या के लिए, क्या आएगा? पिताजी के साथ माता जी भी जाएंगी। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को हल किया। पहले में के बिना, दूसरे में के साथ, तीसरे में के सामने, चौथे में के पीछे और पांचवें में के साथ। नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित संबंध बोधक को आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं संबंध बोधक, इनके हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, मैं मोहन के बाद खाना खाता हूँ। अब यहाँ पर हमने प्रयोग किया ना के बाद, अब है के साथ। राम अपने माता पिता के साथ रहता है। राम अपने माता पिता के साथ रहता है। अगला है के भीतर, मेरे घर के भीतर एक छोटा सा आंगन है। ठीक है, इस प्रकार आपने ये वाक्य लिखे हैं। इसके अलावा आप अपनी समझ से भी कोई और वाक्य लिख सकते हो। अब अगला है के आगे। मेरा घर विद्यालय के आगे है। अगला है के द्वारा। मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। मैं बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ। के आगे का क्या लिखा? मेरा घर विद्यालय के आगे है। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 10 अव्यय या अविकारी शब्द पृष्ठ संख्या 91, 92, 93 तथा 94 करो। आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में ये पृष्ठ संख्या पूरा करना है, जो अभ्यास कार्य आपका दिया गया है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।